हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम बैक टू अनदर सेशन। आज हम खत्म करेंगे चैप्टर 1 सिविक्स का ग्रेड 6 सीबीएसई का, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो आपको बहुत अच्छे से लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था डाइवर्सिटी क्या होता है, इनइक्वालिटी क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, और हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए थे। आज इस टॉपिक को खत्म करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं मैप पे आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि किस तरीके से अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग लाइफस्टाइल्स को अडॉप्ट करते हैं। हम दो जगह की बात करेंगे, एक केस लेते हैं लद्दाख का और एक ले लेते हैं केरला को। आपको इजीली दिखाई दे जाएगा ये लद्दाख और ये केरला को हमने मार्क कर दिया। अब देखिए, दो चीजें हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो डाइवर्सिटी या लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस करती है। एक होती है, मैं बार बार वर्ड यूज करूंगी, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, ठीक है। और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के अलावा मैं आपको वहां के हिस्टोरिक बैकग्राउंड के बारे में भी बताऊंगी, जो लोगों के रहन सहन, उनके खाने पीने की हैबिट्स के ऊपर अफेक्ट करते हैं। अब ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या हो जाते हैं? कई लोग बोलते हैं कि अरे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में क्लाइमेट आ जाता है, कि वहां का क्लाइमेट कैसा है, क्या कुछ उगता है, वहां के रिलीफ फीचर्स कैसे हैं, पहाड़ हैं, प्लेन्स है, वहां की सॉइल कैसी है, यहां तक कि वहां की नेचुरल वेजिटेशन कैसी है। तो अगर वेजिटेशन जैसी भी होगी उस तरीके के वहां पर एनिमल्स पाए जाएंगे। अगर हमें एनिमल्स का भी पता है तो वहां पर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, तो कौन कौन से रिसोर्सेज पाए जाते हैं, वहां पे कौन कौन सी ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है। तो ये सब चीजें हम लोग ध्यान देते हैं जब हम ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की बात करते हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूं हमारे हिस्टोरिकल फैक्टर्स की, तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स में क्या चीजें आ जाती हैं ये भी देख लेते हैं। बार बार मैं नाम लूंगी हिस्टोरिकल फैक्टर्स, ठीक है। एक जगह जहां पर बाहर से आए हुए लोग हैं, वो अपना कल्चर आकर, वैल्यूज, सब कुछ आके निछावर कर देते हैं। लेट्स से केरला, ठीक है, केरला यहां पर है, यहां पर चाइनीज लोग भी आए, ठीक है, यहां पर अरब लोग भी आए। तो जब ये लोग आए, हिस्ट्री में ये लोग आए, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया होगा? अपनी कल्चर को शेयर किया होगा वहां पर, अपनी लैंग्वेज को शेयर किया होगा वहां पर, अपने ट्रेडिशंस को शेयर किया होगा वहां पर, किया होगा या नहीं? तो डिफरेंट टाइप के कल्चर्स का डिफरेंट तरीके से इन्फ्लुएंस पड़ता है, जो हिस्ट्री के अंदर ही आता है। उनकी ट्रेडिशन, उनकी मॉरल वैल्यूज, उनके बिलीफ, उनके लॉज, वो एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी पे शेयर किया जाता है। तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स वो भी होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, इंडिया में अलग अलग जगह पर लोग अलग अलग चीजें पहनते हैं, अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग टाइप का, तो क्लोथ्स अलग, ठीक है, ईटिंग हैबिट्स अलग, और तो और वहां के जो आपके काम करने का तरीका है, वर्किंग हैबिट्स, वो भी अलग होती है। अगर आप सिटी लाइफ की बात करें, ठीक है, चलो आप अपनी स्टेट में ही अपने एरिया की बात करो, बाकी तो दूर क्यों जाना। सिटी में देखिए हर लोग इतने बिजी, मॉल जाना है, ऑफिस जाना है, स्कूल भेजना है बच्चों को। लेकिन वही आप सिटी वर्सेस रूरल एरिया की बात करें, या आप ये कह सकते हैं सिटी वर्सेस विलेज हो गया, या आप ये कह सकते हैं अर्बन एरिया वर्सेस रूरल एरिया की बात करें। अर्बन मतलब सिटी, रूरल मतलब विलेज। कितना डिफरेंस है, कैसी सब्जी खाते हैं। आप विलेज के लोगों को जाके बोल दीजिए भाई पिज्जा खाएंगे क्या, स्प्रिंग रोल खाएंगे क्या, वो थोड़ा हिचकिचाते हैं। जो एज्ड लोग हैं वहां पर, बुजुर्ग लोग, वो हिचकिचाते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं हमें तो दाल सब्जी दे दीजिए। ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता आज की डेट में कि पिज्जा क्या है, जोमैटो क्या है, स्विगी क्या है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे बल्कि उनको पता है आज की डेट में, बट वो फिर भी उनका रहन सहन ऐसा है, खान पीन ऐसा है, बहुत ज्यादा सादगी से वो लोग रहते हैं। सिटी के लोग हर चीज पे मार्केट पे डिपेंड करते हैं। जो अर्बन एरिया के लोग हैं वो डिपेंड करेंगे, सिटी के लोग कपड़े लेने जाना बाहर, बाहर खाना खाने जाना, काम के लिए बाहर जाना। लेकिन जो रूरल एरिया के लोग हैं वो वहीं पे खेती कर लेंगे, वहीं वेजिटेबल्स उगा लेंगे, ग्रेन उगा लेंगे, मार्केट बहुत कम चीजों के लिए वो लोग जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए केरला और लद्दाख में, केरला और लद्दाख में क्या डिफरेंस है, ज्योग्राफिकल डिफरेंस है। एक लद्दाख पहाड़ों में, एक केरला जो बिल्कुल समुद्र के किनारे है। अब दोनों में डिफरेंस क्या क्या है वो देख लेते हैं। लद्दाख जो है आप ये कह सकते हैं एक तरीके का डेजर्ट है,
ठीक है, ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, जम्मू कश्मीर के ईस्ट में पड़ता है, यहाँ पर डेजर्ट है, और यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत कम किया जाता है। ठीक है, बहुत कम, बहुत ज्यादा कम, नीचे का एरो मतलब बहुत कम, अवेलेबिलिटी नहीं होती ज्यादा लैंड की जहां पे एग्रीकल्चर किया जा सके। तो यहां पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वूल का बिजनेस करते हैं। अगर वूल भी नहीं है आपको पता तो डेफिनेटली आप लोगों ने पश्मीना शॉल के बारे में जरूर सुना होगा। तो यहां पर पश्मीना शॉल्स का बिजनेस किया जाता है। बहुत सारी गोट्स, काउस, याक काउस मिलती है, कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं जहां पे वो मीट और मिल्क का बिजनेस कर लेते हैं, वो अच्छा खासा यहां पर मिल जाता है। ठीक है, रॉ सिल्क, ये लोग रॉ सिल्क का भी बिजनेस करते हैं। रॉ सिल्क के अलावा यहां पर और क्या हो जाता है, टेक्सटाइल्स का भी हो जाता है। स्पाइसेस कुछ जैसे सेफ्रॉन है वो यहां पर ही मिलेगा, सेफ्रॉन सबसे महंगा स्पाइस है, वो आपको यहां पे मिल जाएगा। कारपेट्स मिल जाएंगे अलग तरीके के। ठीक है, तो ये जो लोग हैं इन पे इन्फ्लुएंस काफी हद तक तिब्बत के लोगों का हुआ हुआ है। तो ये अपना बिजनेस करते हैं, मिल्क हो गया, मीट हो गया, चीज हो गया, बटर हो गया, ये सब चीजों का करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर बहुत कम होता है। अब अगर मैं बात करूं यहां पे केरला की, तो केरला की बात आपको यहां पे बताते हैं, ये लीजिए केरला। अब अगर मैं केरला की बात करूं तो केरला बिल्कुल कोस्ट के पास पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या फेमस होता है, यहाँ पर अलग तरीके के स्पाइसेस फेमस होते हैं, जैसे पेपर, ठीक है, क्लोव्स, ये सब आपके मम्मी को पता है क्योंकि ये सब्जियों में डलते हैं, कार्डमम्स। ठीक है, ये सारे यहाँ पर पहाड़, छोटे छोटे पहाड़ है, वहां पे ग्रो किए जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर बहुत सारे अरब ट्रेडर्स आए। इबन बतूता सबसे पहले यहीं पर आए थे। ठीक है ना, वो यहाँ पर आए अराउंड 700 साल पहले। अरब ट्रेडर्स आए, चाइनीज लोग आए, हालांकि लद्दाख में भी अरब ट्रेडर्स और चाइनीज लोग आए, बट फिर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ज्यादातर लोग जो बिजनेस करते हैं वो क्या करते हैं, सबसे ज्यादा राइस ग्रो कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग राइस खाते भी हैं, फिश खा लेते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा वेजिटेबल्स भी उगती हैं। लेकिन वो केस हमने लद्दाख में नहीं देखा। तो आप समझ रहे हैं किस तरीके से डिफरेंसेस आए। यहां तक कि सबसे पहले पोर्चुगीज यहां पर आए थे। लैंड रूट से जब यूरोप आए तो सबसे पहले जो पोर्चुगीज आए वो आपने सुना होगा, वास्को डी गामा, वो यहीं पर आए थे, कैलिकट के राजा ने ही उनका वेलकम किया था। तो मतलब आप ये देखिए, सेम तरीके के लोग यहां पर आए, बट फिर भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके का कल्चर है, डिफरेंट तरीके के ट्रेडिशन है, डिफरेंट तरीके की हैबिट्स है कि नहीं। तो वास्को डी गामा जब पोर्चुगल से निकले तो यहां पर घूमते घूमते जब इंडिया आए, बेसिकली अफ्रीका पूरा केप ऑफ गुड होप निकाल कर इंडिया पहुंच गए थे अराउंड 1498। और अब देख लीजिए कौन सा साल है, इतने साल पहले वो यहां पर आ चुके थे। तो मतलब ये कि लद्दाख और केरला बहुत डिफरेंट है ज्योग्राफी के तरीके से, हिस्ट्री के तरीके से, बट कुछ हद तक यहां पर भी स्पाइसेस मिलते हैं, जैसे आपने देखा वहां पर भी स्पाइसेस मिलते हैं। लोगों का रहन सहन अलग है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है वो अलग अलग रीजन की अलग अलग होने की वजह से अलग अलग तरीके के लोग वहां पर रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज है। कहीं पे लाइफ बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी, कहीं पे लाइफ बहुत ज्यादा तेज चलती है। तो अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। तो हाउ वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी आपको समझ में आ गया कि हमारी कंट्री में डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। ब्रिटिशर्स ने हमें बहुत देर तक रूल किया, बट फिर भी अलग अलग तरीके के जो लोग थे, डिफरेंट कल्चर के लोग, बच्चे, माँ बाप, बुजुर्ग, सब लोग इकट्ठे होकर फ्रीडम स्ट्रगल की तरफ लड़ रहे थे। उसे हम कहते हैं यूनिटी, एकजुटता। डाइवर्स होने के बावजूद हमारे में एकजुटता है। तो मतलब ये हार्मनी, शांति का सिग्नल है एंड यूनिटी का सिग्नल है। किसके बीच में? बिटवीन डिसिमिलर, जो अलग अलग तरीके के लोग हैं उनके बीच में जब शांति और यूनिटी का अगर बात की जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कितनी देर तक ब्रिटिशर्स ने हमें रूल किया, कितनी देर तक हम लोगों को टॉर्चर किया, लेकिन इंडिया के जो लोग थे वो सारे
इंडियंस, डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट लैंग्वेज के, मेल फीमेल, बच्चे बूढ़े, सब इकट्ठे होकर, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग इकट्ठे होकर इनके अगेंस्ट क्या कर रहे थे, फाइट कर रहे थे। और वो फाइट करते करते हमने अपने आप को डिवाइड नहीं किया, हमने यूनाइटेड रखा अपने आप को, कंटिन्यू कर रहे हैं बैटल करने से लेकर आज की डेट तक सारे हिस्सों को, सब स्टेट्स को, सब यूनियन टेरिटरीज को एकजुट करने के लिए। आप लोगों को पता होगा एक जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था जहां पर जनरल डायर ने बहुत सारे लोगों को और 1000 से ज्यादा लोगों को ओपन फायर बिना उनको अल्टीमेटम दिए वहां पर अमृतसर में उन लोगों को मार दिया गया था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 की बात है। बहुत गुस्सा आया हम लोगों को, कितने लोग मरे, पीसफुली लोग इकट्ठे हुए थे, बैसाखी फेस्ट मना रहे थे, और उनपे जाकर ये जनरल डायर के लोगों ने गोलियां चलाई, वार्न भी नहीं किया, ओपन फायर, निहत्थे थे, मारे गए। और उसके बाद बहुत सारे सॉन्ग्स आए उनकी शहादत को लेकर। वहां पर एक कुआं भी है जो इसके बारे में बात करता है। तो लोगों ने एकजुट होने के लिए बहुत सारे सॉन्ग्स का इस्तेमाल किया, बहुत सारे सिंबल्स का इस्तेमाल किया, एक रिमाइंडर देने के लिए भारत माता का पिक्चर बनाया गया, रिमाइंडर देने के लिए। फ्लैग डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट बनाए गए, रिमाइंड कराने के लिए कि हम एकजुट हैं, हम एक फोर्स के अगेंस्ट लड़ रहे हैं जिसको हम कहते हैं ब्रिटिश फोर्स, जो हमें रूल कर रहे हैं। उसी टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक सबसे इंपॉर्टेंट बुक भी लिखी थी, शायद आपको पता होगा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उन्होंने बहुत आसानी से ये बात समझाई थी हमें कि मेरे देश के भाइयों और बहनों, जो यूनिटी है वो बाहर से कपड़ा नहीं है जो आप पहन के घूम सकते हो और कहीं से खरीद सकते हो, वो एक अंदर की फीलिंग है। जैसे आपका प्यार आपके माँ बाप, आपके भाई बहन के लिए ना, अगर उनको कुछ हो जाए तो आप दर्द में जुझलाने लगते हो, वही प्यार अगर आपका देश के लिए हो, बेशक किसी तरीके का कस्टम फॉलो कर रहे हो, किसी तरीके की बिलीफ फॉलो कर रहे हो, सब एकजुट होकर अंदर से आवाज आनी चाहिए, दिल से वो आवाज आनी चाहिए, उसे हम बोलते हैं इंडियन यूनिटी, उसे हम बोलते हैं इनटॉलरेंस को बर्दाश्त, मतलब अगर आपको कोई बुरे तरीके से रूल कर रहा है उसके अगेंस्ट इनटॉलरेंट हो जाना, उसे प्रमोट करना। और उन्होंने ये टर्म भी कॉइन की थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म आज के लिए। शायद आप लोगों को पता होगा ये कौन है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी फ्रेज देने के लिए हमें। तो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बहुत जल्दी, और जब तक हम नहीं मिलते, अगर आपको ये सेशन पसंद आया, समझ आया, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।